यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं फर्स्ट विमेन काउंसलर ऑफ जम्मू कश्मीर, जी हां, डॉक्टर चांद त्रिहान से। मैम वेलकम टू यंग बाइट्स। हेलो पूजा। तो मैम सबसे पहले जैसे आप फर्स्ट विमेन ऑफ जम्मू कश्मीर काउंसलर हैं, तो कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र और कैसे सोचा आपने मुझे काउंसलर ही बनना चाहिए? पूजा, मैं तो पीछे जाऊंगी 1983 और 85 में, जब मैं सब्जेक्ट चूज़ कर रही थी 11th के बाद। हमारे पास 12th नहीं होता था तब। तो मैं कॉलेज जब गई तो उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा है। तो मैंने पूछा साइकोलॉजी होता क्या है, तो तब पता चला कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर है। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। प्लस उन्होंने कहा कि ऑनर्स करो तो और भी अच्छा है। सो मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी, मास्टर्स भी पंजाब यूनिवर्सिटी से करी और उसके बाद में डॉक्टरेट करी। तब सिर्फ पढ़े, पर जब मैं पीएचडी कर रही थी और मेरे हस्बैंड क्योंकि आर्मी में है और हम लोग कानपुर पोस्टेड थे 1993 में, तब मैंने अपना करियर एज अ काउंसलर शुरू किया। और वहाँ पर जाके मुझे बहुत ही इन्जॉय करती थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करती थी और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था जब कोई बच्चा अपने राह पर वापस चलता था। जम्मू कश्मीर में मैं आई 1999 में और यहाँ भी मैं चाह रही थी कि मैं काउंसलिंग ही शुरू करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर किसी को काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो लोग मुझे यही कहते थे कि पागल, हमारा बच्चा पागल नहीं है और हम आपके पास नहीं लेके आएंगे। मैंने बहुत स्कूलों में भी जाना चाहा और फाइनली जेके पब्लिक स्कूल कुंजवानी है जहाँ के डॉक्टर मिसेस चावला थी प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं काउंसलर का काम करूं। साइमल्टेनियसली मुझे यूनिवर्सिटी में भी 2005 में लेक्चरर की जॉब मिल गई। सो मेरे पास ऑप्शन था काउंसलिंग एंड अ लेक्चरर इन जम्मू यूनिवर्सिटी। 1 साल मैंने लेक्चरर का काम भी किया, पर मुझे काउंसलिंग में ज़्यादा मज़ा आता था। इट वाज लाइक अ पैशन। सो मैंने इसी को परस्यू करा एंड अगेन आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि GFATM राउंड 7 एक प्रोजेक्ट था जो यूनिवर्सिटी में ही खुला और वहाँ पर मैंने 7 इयर्स एज अ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफिसर काम किया, जो हम पूरे स्टेट के और पूरे कंट्री के जो स्टेट एड्स सोसाइटी के जो काउंसलर्स थे उनको हम ट्रेन करते थे। तो इसके साथ मुझे बहुत मज़ा आने लग गया एज अ ट्रेनर एंड स्पेशली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग। साइमल्टेनियसली आई वुड ऑल्सो से कि मैं सिलेक्ट हो गई थी CBSE के साथ एज अ टेली काउंसलर, जो कि पूरी कंट्री में हम लोग 65 हैं और हम लोग एग्ज़ाम्स के दौरान हमारी फ़ोन लाइंस को एक्टिव किया जाता है और हम पूरी कंट्री में कोई भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो थ्रू CBSE हम उसको। स्टडी ऑफ बिहेवियर की बात की जाए तो किस तरह से आप स्टडी करते हैं बिहेव, बच्चों की बात की जाए या किसी की भी बात की जाए? अगर एज अ क्लिनिक में अगर कोई आता है तो नेचुरली आप उसके बिहेवियर के साथ, बॉडी लैंग्वेज, अब इतने एक्सपीरियंस के साथ ये सब आते हैं। प्लस हमारे बहुत सारे साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है। सो सब कुछ मिला के ही हम लोग एक व्यू फॉर्म करते हैं किसी भी चीज़ का। तो कितनी मुश्किलातें आपको होती है जब आपके पास कोई केस आता होगा, तो आप कितना मुश्किल आता है और कितनी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है जब भी कोई केस आपके पास आता है? बहुत चुनौतियाँ होती। सबसे पहले तो पूरी जर्नी में भी अगर आप देखें तो क्या था कि कोई बच्चा को काउंसलर के पास लेके आना ही नहीं चाहता है। फ़िलहाल आजकल भी ऐसा ही हो रहा है, थोड़ी अवेयरनेस आ रही है, पर फिर भी पेरेंट्स एक स्टिग्मा महसूस करते हैं कि बच्चे को काउंसलर के पास नहीं लेके जाना। बच्चों को भी लगता है कि पेरेंट्स क्यों मुझे काउंसलर के पास लेके जा रहे हैं, मैं तो ख़राब नहीं हूँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज फर्स्ट वो है। सेकंड, जब बच्चा आ जाता है या पेरेंट्स जब आ जाते हैं उसके बाद भी वो बहुत हेजिटेंट रहते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है एक सपोर्ट ग्रुप बनाना पड़ता है किसी भी बच्चे को या इंडिविजुअल को जिसको प्रॉब्लम है। तो उसके जो आसपास के फैमिली हैं, पेरेंट्स हैं, स्कूल है, कौन कौन लोग हैं जो उस ग्रुप में आ जाते हैं हमारे साथ, उसको बिल्ड करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक कितने केसेस आपने हैंडओवर किए हैं और कितनी मतलब कि मुश्किल आती है आपको जब आप देखते हो कि ये केस आ रहा है और मतलब कि कोई पेरेंट, जैसे आपने बोला कि पागलों के डॉक्टर, मतलब कि पागलों के पास जाना, तो मतलब कि कितना कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा हर एक केस के साथ या हर एक पेशेंट? पूजा, सच्ची बताऊं तो शुरू में तो बहुत टफ था, बहुत टफ था एक बच्चा क्लिनिक तक पहुंचाने के लिए। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं यहाँ के CBSE के बहुत स्कूलों की कंसल्टेंट हूँ, तो मैंने 2 काम शुरू कर दिए। वहाँ पर मैंने ग्रुप काउंसलिंग शुरू करी थी। दिस वॉज इन 2005 ऑनवर्ड्स। आज तक मैं यही करती हूँ कि स्टूडेंट्स को पहले तो अवेयर करती हूँ कि काउंसलिंग है क्या। उसके बाद मेरे साथ बहुत स्कूल्स अब जुड़ गए हैं कि हम लोग पेरेंटल सेशंस करने लगे हैं ताकि पेरेंट्स को भी अवेयर करें कि व्हाट इज़ काउंसलिंग। इस वजह से आज मैं बहुत खुशी से कह सकती हूँ कि लोग खुद टाइम लेके क्लिनिक में अपने बच्चों को लेके आते हैं और अब वो डरते नहीं हैं और ना ही शर्माते हैं। उनको अच्छा लग रहा है कि काउंसलर से हमारे बच्चे को एडवाइस मिल रही है कि आखिर है क्या, हाँ, मतलब कि हमारे लिए ही अच्छा है। पर सबसे बड़ी बात है
है कि वो अभी टिप है, अभी बहुत सारे और लोग हैं जिन तक हमने पहुंचना है। सो जब आप बोलते हो कि काउंसलिंग में क्या मुश्किल है, तो काउंसलिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि जो दिखता है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है जी। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे और इन्वॉल्व होते हैं तो हम देखते हैं कि ये आइसबर्ग बहुत बड़ा है और ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। जिसका एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक लड़की थी जिसके मदर नहीं थी और उसकी बुआ और फादर पाल रहे थे। बच्चा 8th में था और उसके जो टॉपर बच्चा था उसके ग्रेड्स गिरने लग गए। तो जब वो मेरे तक पहुंची प्रिंसिपल के थ्रू, तो धीरे धीरे जब मेरा बच्चे से रैपो डेवलप हुआ और काउंसलिंग सेशंस चले तो क्या पता चला कि जो उसकी बुआ थी वो उस बच्चे को ल्योर करके एक गंदी साइट की तरफ लेके जा रही थी, वो अपने एक फ़ोटोग्राफर फ्रेंड के साथ, और बच्चा जो था वो ब्लू फिल्म्स के रैकेट में फंस रहा था। और जब मैंने उसका हेल्प करा और कन्फ्रंटेशन हुई और फादर के नॉलेज में लाया गया, तो मुझे तो ओपन थ्रेट भी मिला गया कि या तो केस छोड़ दीजिए नहीं तो आपको हम देख लेंगे। तो इस तरह की भी बातें कई बारी उभर आती हैं काउंसलिंग में। सो काउंसलिंग इज़ अ वेरी वेरी सीरियस फील्ड एंड बहुत ही मुश्किल फील्ड है। पर जब आपको इस तरह की थ्रेट्स आती तो फिर आप क्या करते हैं? अब 2 जनरेशन्स आर्मी फैमिली की हूँ और हस्बैंड भी आर्मी के हैं। मेरा मिशन है किसी को ठीक करना और हेल्प करना, तो इस चीज़ों से मैं नहीं चाहे डरती। कुछ भी हो जाए आप अपने कार्य में डटे रहते हैं। जी, वर्कशॉप की बात की जाए, आपके द्वारा कहीं वर्कशॉप लगाई जाती है और कितनी फ़ायदेमंद ये वर्कशॉप रहती है? पूजा, हमारी तरफ से अभी मैंने ये नोटिस करा है कि हमारी JNK स्टेट में स्पेशली स्किल बिल्डिंग में एक बहुत बड़ी वैक्यूम है। तो मैंने पिछले साल केयर नॉर्थ करके एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी है जो नो प्रॉफिट प्लेटफॉर्म है। जो वर्कशॉप देना चाहता है या जो वर्कशॉप लेना चाहता है, हम इसमें सिर्फ एक ही फोकस के साथ जा रहे हैं कि हमने स्किल बिल्ड करनी है, चाहे वो टीचर्स की है, चाहे वो काउंसलिंग की है, चाहे वो किसी भी बच्चों को हेल्प करने के लिए है, उनके क्या तरीके हैं, वो टेक्निक्स हम उन वर्कशॉप्स में करते हैं लोगों के साथ और बहुत फ़ायदेमंद रहती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेयर करते हुए कि जम्मू के हमारे जितने भी CBSE स्कूल्स हैं, इनके टीचर्स और प्रिंसिपल्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत जोश के साथ ये वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली स्टेट बोर्ड वाले अभी तक हमें ज़्यादा ज्वाइन नहीं करें। काउंसलिंग की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूथ के लिए, अडल्ट के लिए, ओल्ड एज एंड यंग बच्चों के लिए, हर एक लेवल के लिए काउंसलिंग, क्योंकि ये एक ऐसी पॉकेट है जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी है, हर कोई अपने दिल की सब बात कह देता है और काउंसलर का ये एथिक्स है कि वो किसी को ये बात नहीं बताता। इससे एक सही रास्ता उस आदमी को नज़र आ जाता है। और बहुत सारी जगह तो ऐसे भी हुआ है कि मेरे अपने एज टेली काउंसलर, इवन एज अ रेगुलर काउंसलर, जहाँ के मैंने लोगों को सुसाइड करने से भी प्रिवेंट किया है। सो एट द एंड ऑफ इट बहुत ही आजकल के यूथ की बात की जाए, 12th का रिजल्ट आ जाए या कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ जाए, वो डिप्रेशन में आ जाता है, कहीं तो सुसाइड भी कर लेते हैं। और ड्रग्स की बात की जाए तो आजकल की यूथ ड्रग्स की ओर भी कहीं ना कहीं बढ़ते जा रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? यूथ को मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी एक ही बारी मिलती है और बहुत अच्छी होती है, इसको इस तरह से ख़राब ना करें। ड्रग्स को टिपिकल नो एंड कुछ भी करने से पहले उसकी तह तक पहुँचे कि उसका असर क्या होगा। जब बच्चा उस तक पहुँचेगा तो वो ड्रग्स को अपने आप ही ना करेगा। दूसरा, मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि वो कनेक्ट हों अपने बच्चों के साथ ताकि ड्रग्स की तरफ वो ना जाए। तीसरा, काउंसलर की हेल्प लें। जब भी लगे कि मेरी तरफ चारों तरफ दरवाजे बंद हैं तो याद रखिए एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और शायद वो काउंसलर आपको उस दरवाजे की तरफ दिखा दे आपको। ड्रग्स की बात की जाए, जो बच्चे आजकल ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स की लापरवाही है इसमें? पेरेंट्स की भी लापरवाही है और हम जो सोसाइटी में एडल्ट्स हैं हम लोग भी इसमें 100% इसके हम लोग मैं कहूँगी कि वी आर टू बी ब्लेम्ड, बिकॉज हम लोग इस चीज़ को बहुत कैजुअली लेते हैं कि किसी और का बच्चा ड्रग में जा रहा है। पर एज अ सोसाइटी, एज एन अडल्ट, हमें भी ये फिक्र होना चाहिए किसी का बच्चा भी हमारा बच्चा है और सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूथ है। सो अगर हम लोग सब एडल्ट्स मिल जाएं तो बच्चा जो एक बहुत वनरेबल है और उसको ड्रग्स का असर का ही नहीं पता, शायद उसको बचा पाएँ दिखा के कि ड्रग्स का एंड क्या है। सो बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छा। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, एज ए काउंसलर क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं यही सब
लेडीज़ को, पेरेंट्स को, सबको, अडल्ट को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि एम्पावर करिए। अगर वुमेन की करें तो गर्ल चाइल्ड से एम्पावरमेंट शुरू करें, सॉफ्ट स्किल्स सिखाएं, जैसे बच्चा बड़ा हो उसका पैशन ढूंढें और उसको उसकी पैशन के फील्ड में ही जाने दें, तभी वो 100% कुछ सोसाइटी को दे पाएगा एक एज के बाद। सो वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स गर्ल एम्पावरमेंट। स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड वर्क विद देम। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू पूजा, थैंक यू एंड गुड लक फॉर एवरीबडी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चांद तिरहान, काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।